बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह हैं, पहला ऑप्शन है गेट्स, दूसरा है काल्विन, तीसरा है C.E. स्किनर, चौथा है प्रेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेट्स। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, पहला पॉइंट है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, दूसरा पॉइंट है जब वह बोलना शुरू करता है, तीसरा पॉइंट है जब वह घर से बाहर निकलता है, चौथा पॉइंट है अपने जन्म से ही। तो बालक सीखना कब से शुरू करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपने जन्म से ही। प्रश्न नंबर 3, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है कौशल विकास। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या होता है? कौशल विकास। प्रश्न नंबर 4 है मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। पहला ऑप्शन है पाठ्य केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है बाल केंद्रित, चौथा है विषय केंद्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 3 यानी कि बाल केंद्रित। जो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया और बाल केंद्रित होना भी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन राय वर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? पहला है बच्चे और शिक्षा में संबंध, दूसरा है बच्चे और समाज में संबंध, तीसरा है शिक्षक और विषय में संबंध, चौथा है विषय और बच्चे में संबंध। तो ये इसमें पूछा गया है नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक और विषय में संबंध ये राय वर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में से नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? पहला है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, दूसरा है शिक्षक की शिक्षण विधि में परिवर्तन, तीसरा है पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, जबकि चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? पहला है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है व्यवहार में स्थिरता, तीसरा है अस्थिरता की समस्या, चौथा है संवेगात्मक समस्याएं। जैसा कि स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है एक तनाव, संघर्ष और मानसिक विकास का काल होता है। तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको ये सब तीनों चीज़ें देखने को मिलती है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है व्यवहार में स्थिरता, ये आपका किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है शिक्षक को मदद करता है किस प्रकार से? पहला है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, दूसरा है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चारित्रिक निर्माण में, या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद किस प्रकार से करता है? बालक का विकास का ज्ञान प्राप्त हो सके उसे, बाल स्वभाव का व्यवहार जानने के लिए भी होता है, बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर इसके सही हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा शिक्षक मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ कौन सी विधि नहीं है? पहला है प्रायोगिक विधि, दूसरा है उपचारात्मक विधि, तीसरा है आत्मनिरीक्षण विधि, चौथा है निरीक्षण विधि। इसमें पूछा गया नहीं है, तो नहीं कौन सा है? आत्मनिरीक्षण विधि आपका मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? पहला ऑप्शन है पलायन, दूसरा पलायन या भय, दूसरा है संवेदना आश्चर्य, तीसरा है युद्ध प्रियता यानी क्रोध, अप्रियता घृणा। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये आपका संवेदना और आश्चर्य एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। संवेद जो समानता सुख देता है, क्या है? करुणा है, एकाकीपन है, भूख है, या आत्माभिमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संवेद जो समानता सुख देता है उसका है
यहाँ पे राइट आंसर आत्मसम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? पहला है आदर, दूसरा है निवास स्थान, तीसरा है पशु, चौथा है क्रोध। तो इसमें पूछा गया अमूर्त स्थायी भाव, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आदर। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना, जिसका उदाहरण है सक्रिय सहानुभूति, दूसरा है निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निष्क्रिय सहानुभूति। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। विकास जो होता है जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। यहाँ पे पूछा गया क्या नहीं है, तो ये बात सही है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ये भी बात सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि जो विकास का संबंध किस में क्या सही नहीं है, तो परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये आप नहीं कर सकते, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। स्टिल्नेहाल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और तथा विरोध की अवस्था है। तीसरा है किशोरावस्था ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। तीसरा चौथा है किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन है। ये सब गलत हो जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है, ऐसा बोला स्टिल्नेहाल ने। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है समूह का महत्व, तीसरा है तीव्र समायोजन। तो यहाँ पे नहीं शब्द बोला गया है, तो तीव्र समायोजन होता है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है और समूह का महत्व भी इसमें रहता है। प्रश्न नंबर 17 है थकावट और बीमारी जैसी कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। तो जो थकावट और बीमारी जैसे कारक होते हैं बच्चे को किस रूप से प्रभावित करते हैं? तो बच्चे को शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं थकावट और बीमारी। सीखना विकास की प्रक्रिया, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है मॉर्गन, चौथा है क्रॉनबेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखना विकास की प्रक्रिया, ये बोला है वुडवर्थ साहब ने। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने का असफलता का कारण समझने की सफलताएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें पूछा गया नहीं है, तो सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये बात इसमें सही है। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? पहला ऑप्शन है उपयोग का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा आत्मीकरण का नियम, चौथा है मनोवृत्ति का नियम। तो थॉर्नडाइक साहब ने 3 प्रमुख नियम दिए थे, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये इनके मुख्य नियम थे, और अभ्यास का नियम। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा एक थॉर्नडाइक का नियम है, तो अभ्यास इसमें आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा का अभाव, दूसरा है जीवन से ना जोड़ना, तीसरा है अधिगम परिस्थिति, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? तो अधिगम परिस्थिति है, क्या है जो प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। कंप्यूटर किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? पहला ऑप्शन है आधा इकाई, दूसरा स्मृति भंडारण इकाई, तीसरा है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, चौथा है प्रदा इकाई। जिसका राइट आंसर हो जाएगा CPU।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर की जटिल गणनाओं का, इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? आपने अपने कॉलेज में टीचिंग की होगी, तो वहाँ पे अपने सहायक जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं उसमें सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते होंगे। तो उसमें से पूछा गया कि कौन सी सहायक सामग्री गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? पहला है ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूसरा है नाटक, तीसरा है प्रदर्शन, चौथा है क्षेत्र भ्रमण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। गतिविधि की बात करते हैं तो गतिविधि के अंतर्गत नाटक आ जाता है, प्रदर्शन आता है और क्षेत्र भ्रमण भी आपका आ जाता है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का या के प्रकार है? तो कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन होता है वो उसके प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक अंतःक्रिया, दूसरा अशाब्दिक अंतःक्रिया, तीसरा है दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण का माध्यम होता है शाब्दिक भी होता है, वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है, यानी कि शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों। प्रश्न नंबर 25 है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है, कक्षा केंद्रित होता है या समस्या केंद्रित? तो अनुदेशन का जो प्रणाली उपागम होता है वो समस्या केंद्रित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 26, समूह गतिविधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है? क्या है? वाद विवाद विधि द्वारा, कार्यशाला विधि द्वारा, विचार गोष्ठी विधि द्वारा या सभी? तो ये सभी है यहाँ पे, जिसके समूह विधि द्वारा हम सीख सकते हैं। वाद विवाद के माध्यम से भी सीख सकते हैं, कार्यशाला विधि से भी सीखते हैं, विचार गोष्ठी विधि से भी सीखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी। प्रश्न नंबर 27 है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह संतुलन प्रदान करता है, दूसरा है यह समस्या का समाधान करता है, तीसरा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, चौथा है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो समायोजन होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि यह संतुलन प्रदान करता है, समस्याओं का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 28, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है? कौन सा पर्यावरणीय कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है? पहला है सामाजिक परिवेश, दूसरा है थकावट, तीसरा है मानसिक स्तर, जबकि चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? परिवार होता है, समाज होता है, बालक का पिछड़ापन होता है। ये सब कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों के अंतर्गत, सामाजिक पर्यावरणीय कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक परिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? एक स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जिसमें पहला ऑप्शन है सहनशीलता होनी चाहिए, दूसरा है आत्मविश्वास होना चाहिए, तीसरा है संवेगात्मक परिपक्वता होनी चाहिए, या इसमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसमें से सभी। क्योंकि एक स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसमें सहनशीलता हो, आत्मविश्वास हो, संवेगात्मक परिपक्वता हो, वे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 30 है और लास्ट प्रश्न है, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। दूसरा है नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। तीसरा है अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। चौथा है अधिगमकर्ता स्वयं अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर, ये आपका 30 प्रश्नों का संग्रह जो था कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।